हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे से ही होंगे। मेरा पिछला वीडियो आपने देख ही लिया होगा, परीक्षा की तैयारी कैसे करनी है ये आप लोगों ने समझ लिया होगा कैसे करना है। उसी स्टेप्स में अब थोड़ा ही टॉपिक हम लोगों के बच रहे हैं तो उसको कंप्लीट करते हैं, तो उससे जुड़े रहिए। ये जो टॉपिक हम आपको बता रहे हैं, ये टॉपिक इसके बाद के 2 टॉपिक और डिस्कस होंगे, वो आप कंटिन्यू देख लीजिएगा तो पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन आपके अंडर कंट्रोल हो जाएगा। यही चीज़ आपको बस समझनी है। इंटीग्रेशन की आप तैयारी कर चुके हैं, आपको मालूम है, केवल अब ये समझना है आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में क्वेश्चंस को पकड़ना कैसे, क्योंकि इसके अंदर 5 टाइप आते हैं और उन 5 टाइप में बच्चे फंस जाते हैं कि किस टाइप का सवाल है, किस मेथड से ये सॉल्व होगा। तो इसको समझने के लिए हमको क्या करना है, बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। डिफरेंशियल इक्वेशंस एनसीईआरटी क्लास 12 एक्सरसाइज 9.3, अगर हम ओल्ड बुक अगर आपके पास में तो 9.4 होगी। उस टॉपिक का नाम है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। ध्यान दीजिएगा, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म इस टॉपिक का नाम है। इसके अंदर 3 टाइप की फॉर्म आती हैं। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में जब भी चलना है और लिखा हुआ सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, सबसे पहले आपको क्या करना है, उस इक्वेशन को, क्वेश्चन को dy/dx से इक्वल में पूरे xy के टर्म्स ट्रांसफ़र कर दीजिए। यानी यहाँ पे dy/dx इक्वल टू fxy टाइप के टर्म्स हमारे पास में आ जाएं। क्या मतलब इस बात का कि मीन्स ओनली dy/dx इन LHS। लेफ्ट हैंड साइड में केवल आप dy/dx रखिएगा और राइट हैंड साइड में ऑल अदर टर्म्स। तो इससे क्या होगा कि हम सारी फॉर्म्स को डिसाइड कर लेंगे कि ये किस फॉर्म का सवाल है, और यही प्रॉब्लम है। बाकी आपको सब आता है, कि आप समझ लीजिए, मेरी बात को ध्यान रखिएगा, बाकी आपको सब आता है, सिर्फ आपको ये समझ लेना है। ये हम जो आपसे डिस्कस करने वाले हैं, बाकी सवालों की आप लगाने शुरू करेंगे, आप सारे लगाते चले जाएंगे, एक आध में प्रॉब्लम आएगी वो डिस्कस हो जाएगी। देखिएगा, इसके अंदर नंबर फर्स्ट आता है कि अगर मान लीजिए कि आपके पास में आपने ट्रांसफ़र किया dy/dx ऑफ fx, मीन्स आपने dy/dx निकाल लिया, fx मीन्स ओनली टर्म्स ऑफ x। तो आपको क्या करना है, ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, dy/fx dx कीजिए। और सिंपल सी चीज़ है कि x के टर्म्स के साथ में dx कर लेना है हमको। इसके बाद में इंटीग्रेट fx dx। अब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका इंटीग्रेशन y हो जाएगा, fx का इंटीग्रेशन जो भी फंक्शन होगा हो जाएगा, प्लस c लिख देंगे, आंसर हो जाएगा। तो ये समझना है हमको। ये दूसरी फॉर्म आ जाती है आपके पास में, मान लीजिए कि dy/dx इक्वल टू fy। अब आपने देखा कि ये कि dy/dx इक्वल में y के टर्म्स हैं, तो अगर हम गौर करें तो फर्स्ट फॉर्म हमारे पास फेल हो जाती है कि ओनली टर्म्स ऑफ x नहीं है, इसमें ओनली टर्म्स ऑफ y हैं। तो क्या करना है, fy को dy की तरफ ले आइए, 1/fy dy इक्वल टू dx। अब देख रहे हैं कि y के टर्म्स dy की तरफ में है, x का टर्म्स नहीं था तो dx खाली है। इंटीग्रेट कीजिए, अब इसका इंटीग्रेशन जो भी फंक्शन हो आप इंटीग्रेट करेंगे, dx का इंटीग्रेशन x आ जाएगा प्लस c। ये ध्यान रखिएगा, c इसमें लिखना मस्ट है। अभी तक कई इंटीग्रेशन में भूल भी जाते हैं, लेकिन इसमें लिखना मस्ट है। और तीसरी फॉर्म इसमें आती है dy/dx इक्वल टू, मान लीजिए कुछ भी है, fx fy है, कुछ भी है। अब आप ये देख रहे हैं कि इसमें ओनली टर्म्स ऑफ x नहीं है, पहली फॉर्म आपकी फेल हो गई। ओनली टर्म्स ऑफ y वो भी नहीं है, वो भी फेल हो गई। फेल करना सीखेगा, मेरी बात को समझिएगा कि आप सवाल पे पहुंच जाएंगे कि ओनली टर्म्स ऑफ x नहीं, फर्स्ट फॉर्म फेल, ओनली टर्म्स ऑफ y नहीं, सेकंड फॉर्म फेल। अब आ जाते हैं कि हमारे पास fx और fy 2 टर्म हैं। अब आप यहाँ पर ये डिसाइड कीजिए कि क्या y के टर्म्स dy की तरफ जा सकते हैं और x के टर्म्स dx की तरफ रह सकते हैं। वेरिएबल सेपरेबल का मतलब यही है कि dy की तरफ y के टर्म्स और dx की तरफ x के टर्म्स। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे fy इधर आ सकता है,
ये प्लस माइनस में नहीं होंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड में ही होंगे। जो भी टर्म्स होंगे इस टाइप से होंगे कि वो सारे y के टर्म्स dy की तरफ चले जाएंगे, सारे x के टर्म्स dx की तरफ चले जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो ये फॉर्म नहीं होगी। इसके बाद में आप इंटीग्रेट कर दीजिए। अब इंटीग्रेशन तो आपको मालूम है, आपको प्रॉब्लम नहीं है। ये 3 स्टेप इसके अंदर आएंगे। इसके बाद जो फॉर्म आएगी हमारे पास में, नंबर 2 होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और तीसरी आएगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अभी हमको इन्हीं 3 पे काम करना है। ये दोनों फॉर्म हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, उनका मेथड क्या है। लेकिन आना यहीं से ही, ध्यान रखिएगा, मेरी बात को ध्यान रखिएगा कि आपको आना यहीं से पड़ेगा, तभी आप पहचान पाएंगे। अदरवाइज़ एग्ज़ाम में ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि सवाल वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का है या सवाल होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का है या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल है। डिसाइड नहीं कर पाएंगे आप। कोई बाय द वे आपको पहचाना हुआ सवाल मिल गया तो आप पहचान लेंगे, अदरवाइज़ नहीं। ये बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों के सामने, जो मैंने फेस की, मैंने बच्चों को देखी, तो मैंने ये एक एनालिसिस इसका डेवलप किया जिससे कि बच्चे इस चीज़ को पकड़ लें कि ये सवाल किस फॉर्म का है और वहीं पहुंच जाएं और उसको तुरंत सॉल्व कर सकें। आप इसको नोट करें। बहुत अच्छे से इसको डिसाइड कर लीजिएगा। ABC 3 फॉर्म अभी आपको समझनी है, सेकंड और थर्ड नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगी। एक्सरसाइज पे आते हैं हम लोग, देखते हैं इसमें कुछ क्वेश्चंस को। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि सॉल्यूशन ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं है आज के समय में। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हम सवाल को शुरुआत कैसे करें, तो इसमें पहचानना ज़रूरी है। अगर पहचान गए, अब क्वेश्चन नंबर आप इसका 4th देखिएगा, आपको सारी बात समझ में भी आ जाएगी जो मैंने आपके सामने डिस्कस की है। sec स्क्वायर एक्स tan y dx प्लस sec स्क्वायर y tan x dy इक्वल टू 0। तो जो मैंने आपसे बोला था कि डिवाइडेस किधर करना है, तो sec स्क्वायर y tan x dy इज इक्वल टू माइनस sec स्क्वायर x tan y dx। देयरफॉर dy ओवर dx माइनस sec स्क्वायर x tan y अपॉन sec स्क्वायर y tan x। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने सवाल को, आप कुछ मत कीजिए, सबसे पहले सवाल को इस जगह पहुँचा लीजिए, फिर आप आसानी से डिसाइड कर लेंगे। ये मेरी बात को समझ लीजिएगा। अब देखिए, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ओनली टर्म्स ऑफ x नहीं है, यानी केवल x के टर्म्स तो नहीं, पहली फॉर्म भी फेल हो गई। केवल y के टर्म्स देखें, वो भी नहीं है, दूसरी भी फेल हो गई। तीसरी है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कि क्या x और y के टर्म्स अलग अलग हो सकते हैं, क्या y के सारे टर्म्स dy की तरफ जा सकते हैं, और ये मल्टीप्लाई डिवाइड में होंगे तो ही जाएंगे, प्लस माइनस में नहीं जाएंगे। अब देखिए, यहाँ पे हम बड़ी आसानी से देख रहे हैं कि tan y और sec स्क्वायर y इधर आ सकते हैं, तो इसको ट्रांसफ़र कर लीजिए। sec स्क्वायर y अपॉन tan y dy इज इक्वल टू माइनस sec स्क्वायर x अपॉन tan x dx। अब देख लीजिए, यहाँ पे एनालिसिस को कैच कीजिएगा कि अब सारे y के टर्म्स dy की तरफ हैं, सारे x के टर्म्स dx की तरफ हैं। अब आप आसानी से इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं।
लेट u इज इक्वल टू 10y और v इज इक्वल टू 10x। अब इंटीग्रेशन करना है सिंपल सा, जैसे आप करते थे, डी यू ओवर डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर वाई और डी वी ओवर डी एक्स इक्वल टू, सॉरी ये वाई होगा, सेक स्क्वायर एक्स। तो ये आपका चेंज हो जाएगा, सेक स्क्वायर वाई कैंसिल हो जाएगा, तो 1 यू डी यू इक्वल टू माइनस 1 वी डी वी। इसका इंटीग्रेशन लॉग यू, इसका इंटीग्रेशन माइनस लॉग वी प्लस। अब यहाँ पे सी को समझना है थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे आप आंसर टैली करेंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। कहीं कहीं कुछ सवालों में ऐसी आएगी कि आप इंटीग्रेट सही कर रहे होंगे, पूरा सवाल सही कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही होगी। तो ये केवल क्लूज हैं, कोई सिस्टम नहीं है। केवल आपको ये समझ लेना है कि अगर सारे लॉग में आ जाएं, सारे इंटीग्रेशन लॉग में आ गए, तो सी को भी हम लॉग सी लिख लेंगे। ये समझने की चीज़ है। तो आपको कहे कि क्यों लिख सकते हैं, कांस्टेंट है, आप उसको लॉग सी लिख लें, 10c लिख लें, ई की पावर c लिख लें, जैसा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ रहा हो। तो ये आ जाएगा log u इक्वल टू log c अपॉन वी, देयरफॉर u इक्वल टू c अपॉन वी, तो u v इक्वल टू c, देयरफॉर u की जगह रख दीजिए आप 10y इंटू 10x इज इक्वल टू c। ये आपका आंसर हो जाता है इसमें। ये तरीका है, इसका मेथड है ये। तो सीधा से क्या करना है हमको, डी बाई डी एक्स इक्वल में पूरे क्वेश्चन को ट्रांसफ़र कीजिए। ओनली टर्म्स ऑफ एक्स है तो डी एक्स को इधर ले आइए, इंटीग्रेट कर दीजिए। वाई के टर्म्स हों ओनली तो इधर ले आइए, डी वाई की तरफ इंटीग्रेट कीजिए। एक्स वाई मिक्सचर हैं तो देख लीजिए कि क्या सारे एक्स के टर्म्स डी एक्स की तरफ हैं, जा रहे हैं, और वाई के टर्म्स डी वाई की तरफ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। उसके बाद सिर्फ इंटीग्रेशन रह जाता है, और उसके बाद आंसर में कभी कभी सी के साथ थोड़ी सी छेड़खानी होती है। तो उस छेड़खानी को आपको समझना पड़ेगा पर्टिकुलर क्वेश्चन के हिसाब से। और देखते हैं, एक दो क्वेश्चन हम आपको और दिखाते हैं इसमें। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 ही आप देखिएगा। ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स, डी वाई इक्वल टू माइनस ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स डी एक्स। तो डी वाई ओवर डी एक्स क्या हो जाएगा आपके पास में, ये देख लीजिए। सॉरी ये इक्वल नहीं है, यहाँ पे माइनस इक्वल टू 0 है। तो आप इसको इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स डी एक्स इक्वल डी वाई ओवर डी एक्स ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स अपॉन ई पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। अब देखिए यहाँ पे ओनली टर्म्स ऑफ एक्स, जब ओनली टर्म्स ऑफ एक्स है तो डी एक्स इधर आ जाएगा, ई रेज्ड एक्स प्लस ई रेज्ड माइनस ई रेज्ड माइनस एक्स अपॉन ई रेज्ड एक्स प्लस ई रेज्ड माइनस एक्स डी एक्स। इंटीग्रेट कीजिए, इंटीग्रेशन डी वाई ई रेज्ड एक्स माइनस ई रेज्ड माइनस एक्स अपॉन ई रेज्ड एक्स प्लस ई रेज्ड माइनस एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन वाई हो जाएगा। आप इसको टी लेंगे तो ई पावर एक्स, इसका माइनस ई की पावर माइनस एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा लॉग ई रेज्ड एक्स प्लस ई रेज्ड माइनस एक्स प्लस सी। आप इतना भी छोड़ देंगे, मान लिया आप आंसर टैली नहीं, सिर्फ ये कंफर्म रहिए कि इंटीग्रेशन आपने सही किया, तो ये आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, आप ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, y log y dx माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू 0। आप डायरेक्टली इस लाइन को देख के अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे कि सवाल किस फॉर्म का है। आप डी वाई डेक्स इक्वल में चलिए, अभी हम सब डिसाइड करके देख लेते हैं। y log y dx is equal to x dy, therefore dy over dx इक्वल टू y log y अपॉन x। अब डिसाइड कर लीजिए। यहाँ पे देख रहे हैं हम ओनली टर्म्स ऑफ x नहीं है, फर्स्ट फॉर्म फेल है, ओनली टर्म्स ऑफ y नहीं है, सेकंड भी फेल है, यहाँ पर y और x दोनों के टर्म्स हैं। तो अब ये देखिए कि क्या x के y के टर्म्स इधर आ जाएंगे, इजीली ट्रांसफ़र हो जाएंगे। y log y 1 अपॉन y log y dy इज इक्वल टू 1 अपॉन x dx। इंटीग्रेट कीजिए, 1 अपॉन y log y dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx। लेट t इक्वल टू log y, तो dt ओवर dy आपका आ जाएगा 1 अपॉन y, देयरफॉर 1 अपॉन y t इंटू y dt इज इक्वल टू 1 अपॉन x dx। y से y कट जाएगा तो 1 अपॉन t dt इज इक्वल टू 1 अपॉन x dx। इंटीग्रेट कीजिए तो log t इक्वल टू log x, अब देखिए पूरा log में आ गया, प्लस c भी हमने ले लिया log c, देयरफॉर ये इक्वल टू log cx हो जाएगा। तो t इक्वल टू cx, t की वैल्यू रख दीजिए log y। ये आपका सिस्टम होगा इसमें काम करने का, आप सिस्टम को कैच कर लीजिए। इंटीग्रेशन प्रॉब्लम है नहीं, कहीं आपको लास्ट में थोड़ा बहुत आंसर टैली करने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसके लिए आप सॉल्यूशन की हेल्प ले सकते हैं। लेकिन बात ये नहीं है कि आप सॉल्यूशन देख लेंगे तो आपको आ जाएगा। बात ये है कि शुरुआत हमें समझ में आ जानी चाहिए क्वेश्चन की, हम पकड़ें कैसे। और एक क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं, कुछ कांस्टेंट में दिए रहते हैं, वो आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, cos dy over dx is equal to a and y equal to 1 when x equal to 0। अब देखिएगा हमें सीधे एक ही जगह पे पहुंचना है, डी वाई डी एक्स के इक्वल में। तो डी वाई डी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स है। अब ये तो कांस्टेंट ही है क्योंकि x नहीं है इसमें, तो सीधा सीधा अब डी वाई डी इक्वल टू कॉस इनवर्स a इंटू डी एक्स कीजिए, इंटीग्रेट कीजिए, इसका इंटीग्रेशन y हो जाएगा, कॉस इनवर्स से कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c लिखना मस्ट है, अगर आप c नहीं लिखेंगे सवाल गलत हो जाएगा। अब देखिए c की वैल्यू निकालने के लिए आपको ये पुट करना है, पुट y इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 0। तो 1 इक्वल टू ये आपका 0 प्लस c, तो c इक्वल टू 1 आ जाएगा। देयरफॉर y इक्वल टू x कॉस इनवर्स a प्लस c की वैल्यू रख देंगे, ये 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सवाल को पकड़ सकते हैं। तो ये आप क्वेश्चन बड़े आराम से इसमें आप आते आ जाएंगे। देखिए कोई क्वेश्चन कुछ बड़े भी हो सकते हैं, तो आप उनको सॉल्व कीजिए, लगाइए, कोई दिक्कत तो कमेंट बॉक्स में बोलिए। बड़ी आसानी से आप 15 क्वेश्चन तक आ जाएंगे। 17 पे हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, अभी आप ये नोट कीजिए। सिक्सटीन क्वेश्चन आप देखिए, इसमें दिया था कि सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए जा सकते बोर्ड पे, आपको भी लगाना है, समझना है, आप समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, समझ लीजिए, आप आसानी से इसको कर लेंगे। फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स वाई डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 वाई प्लस 2
फाइंड द सोल्यूशन कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 - 1। इसको समझिएगा थोड़ा यहाँ पे। एक्स वाई डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू x+2 y+2। तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू आपका आ जाता है x+2 y+2 अपॉन एक्स वाई। अब देखिए यहाँ पे ओनली टर्म्स ऑफ एक्स नहीं है, ओनली टर्म्स ऑफ वाई नहीं, फर्स्ट टू फेल हैं। ज़्यादातर वो फेल मिलेंगी वेरिएबल सेपरेबल में। अब देखिए वाई के टर्म्स यहाँ पे आसानी से ट्रांसफ़र हो जाते हैं। वाई अपॉन y+2 इज इक्वल टू x+2 अपॉन एक्स, ये डी एक्स आ गया। तो इंटीग्रेट कीजिए y अपॉन y+2 डी वाई इज इक्वल टू x+2 अपॉन एक्स डी एक्स। इसमें 2 ऐड, अब इंटीग्रेशन तो आपने पीछे देख ही लिया है। 2 ऐड सब्सट्रैक्ट कीजिए, इसको सेपरेट कीजिए तो 1+2 अपॉन एक्स डी एक्स हो जाएगा। इसको भी यहाँ से सेपरेट करेंगे तो 1 - 2 अपॉन y+2 डी वाई इज इक्वल टू 1+2 अपॉन एक्स डी एक्स हो जाएगा। इंटीग्रेट कीजिए, 1 का इंटीग्रेशन y -2 log y+2 इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन x+2 log x प्लस सी। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। अब देखिए ये बोल रहा है कि कर्व पासेस थ्रू 1 - 1। सिंस कर्व passes through 1 - 1, therefore put x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू -1। जब भी पॉइंट दिया हो तो ये x कोऑर्डिनेट x की जगह पे रखना है और y कोऑर्डिनेट y की जगह पे। आप इसमें पुट कीजिए तो -1 - 2 log -1 + 2 इक्वल टू 1 + 2 log 1 + c। अब देखिए -1 - 2 log 1 इक्वल टू 1 प्लस log 1 की वैल्यू 0 होती है तो -1 इक्वल टू ये 0 हो जाएगा आपका c 1 + c। तो c इज इक्वल टू आपका आ गया -2। पुट c इक्वल टू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये आपका आ जाएगा y - 2 log y+2 इज इक्वल टू x + 2 log x - 2। इस तरीके से आप सेट करेंगे। इसमें कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है तो अगर कोऑर्डिनेट दिया है तो कोऑर्डिनेट x की जगह पे, y कोऑर्डिनेट y की जगह पे। एंड अगर अलग अलग दे रखा है तो आप उस तरीके से पुट कर लीजिए। आप इसको नोट करें। क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 ये आप कर सकते हैं बड़ी आसानी से, कोई सी दिक्कत वाली बात नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 19 को आप समझिएगा थोड़ा सा। इसमें दिया है द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस एट ए कांस्टेंट रेट इफ़ इनिशियली, ये बातें हम बाद में डिस्कस करेंगे। वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस एट कांस्टेंट रेट। Rate of change of volume of balloon is equal to constant. Therefore dv/dt is equal to k। ये आपके पास में क्वेश्चन आती है, लेकिन आपसे इसमें जो डिस्कस कर रहा है वो रेडियस के लिए कर रहा है। तो वॉल्यूम का रख दीजिए इसमें फार्मूला d/dt of 4/3 πr³ इक्वल टू k। Therefore 4/3 pi dr³/dt is equal to k।
देयरफॉर 4/3 पाई, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3r² dr/dt इज इक्वल टू के। तो 3 से ये 3 आप कैंसिल करेंगे तो 4πr² dr इक्वल टू के dt। अब इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो 4πr² dr इक्वल टू इंटीग्रेशन के dt। इंटीग्रेट कीजिए तो 4πr² का इंटीग्रेशन r³ इक्वल टू के टी प्लस सी। इक्वेशन आप फर्स्ट मान लेंगे। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो कांस्टेंट आ रहे हैं, एक के आ रहा है और एक सी आ रहा है। इन दो की वैल्यू कैसे निकलेगी? अब वो क्या कह रहा है यहाँ समझिए। इनिशियली इट्स रेडियस इज़ 3 यूनिट। इनिशियली का मतलब जब आपने मेजरमेंट स्टार्ट किया तो व्हेन t इक्वल टू 0, इनिशियली का मतलब t इक्वल टू 0, r इक्वल टू 3। देयरफॉर पुट कीजिए इसमें तो 4π इंटू 3³ इज इक्वल टू के इंटू 0 प्लस सी। तो आप देखिए 3 स्क्वायर हो जाएगा, इससे कट के 9 4 जा 36π इज इक्वल टू सी। ये आपके पास एक सी की वैल्यू आ गई। आगे क्या कह रहा है फिर समझिएगा कि आफ्टर 3 सेकेंड इट इज़ 6 यूनिट, मतलब कि आफ्टर 3 यानी टी की वैल्यू जब 3 है। therefore when t इक्वल टू 3 r इज इक्वल टू 6। therefore बाई इक्वेशन फर्स्ट आप इसमें पुट करेंगे फर्स्ट में तो 4π इंटू 6³ इज इक्वल टू के इंटू टी की वैल्यू आप 3 पुट कर दीजिए और प्लस सी की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपके पास आई है 36π। थोड़ा हम वीडियो पॉज कर रहे हैं 1 मिनट के लिए। आगे देखिएगा, यहाँ पे मैंने इसको पॉज किया था। तो अब आप इसको 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो 3 7 जा 21, 3 2 जा 6। तो 72 इंटू 4 करेंगे तो 288π आ जाएगा और 36π को इधर ले लेंगे तो -36π इक्वल टू 3 के। ये इससे माइनस कीजिए तो 252π इक्वल टू 3 के। 3 से ये डिवाइड हो जाएगा तो 3 8 जा 24, 3 4 जा तो 84π आ जाएगा। के की वैल्यू और सी की वैल्यू ये दोनों उठा करके आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो देखिए 4πr³ इक्वल टू 84π, ये आ गया के की वैल्यू इंटू टी प्लस सी की वैल्यू 36π। इसमें से आप 4π कॉमन कर लें तो देखिए 21t प्लस 9 बचेगा। 4π से ये 4π कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और r की वैल्यू सेट कर दीजिए। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, आप इसको नोट करें। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 आप देखिएगा। इन ए बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ r% पर ईयर। फाइंड द वैल्यू ऑफ r इफ ₹100 डबल इट सेल्फ इन 10 ईयर्स। देखिएगा, लेट एट एनी इंस्टेंट प्रिंसिपल इक्वल टू p, देयरफॉर dp/dt यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा ये r% ऑफ p, यही उन्होंने बोला है r% पर ईयर। तो dp/dt यहाँ पे इसी चीज़ को आप समझना, बाकी सब चीज़ आपको आसान लगेगी। dp/dt इक्वल टू rp/100। तो dp/p इक्वल टू r/100 dt। इंटीग्रेट कीजिए dp/p इक्वल टू r/100 dt। ये आपका log p आ जाएगा। r क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कांस्टेंट रहेगी, तो r/100 इंटू टी प्लस सी। ये क्वेश्चन फर्स्ट। फिर उसी जगह पे हम आ जाते हैं कि अब हमारे पास इक्वेशन आ गई है। अब वो ये कि बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ r, यानी r आपको निकालना इफ़ ₹100 डबल इट सेल्फ इन 10 ईयर्स। इसका मतलब ये है कि व्हेन t
टी इक्वल टू 0, यानी जब आपने रुपए बैंक में जमा किए तो वो 100 ही रहेंगे, यानी टी इक्वल टू 0 पे पी इक्वल टू 100। ये चीज़ समझने की, क्योंकि वो दी नहीं है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना, क्योंकि जब कोई चीज़ स्टार्ट होगी तो टी इक्वल टू 0 आपको लेना है उसमें। तो ये आपका आ गया log 100 इक्वल टू r अपॉन 100 इंटू 0 प्लस सी, तो सी इक्वल टू आपके आ गया log 100। अब ये कह रहा है कि ₹100 डबल इट सेल्फ, यानी 100 रुपये 200 हो जाते हैं कब? इन 10 ईयर्स। यानी व्हेन t इक्वल टू 10 p इक्वल टू 200। आप यहाँ पे पुट करें तो 200 इक्वल टू r अपॉन 100 इंटू टी की जगह पे आप 10 रख दें, और c की जगह पे यहाँ पे log 100। अब इसको इधर आप ले आए तो log 200 माइनस log 100 इज इक्वल टू r अपॉन 10। ये आपका आ गया log 200 अपॉन 100 इक्वल टू r अपॉन 10, log 2 इक्वल टू r अपॉन 100। log 2 की वैल्यू रख दीजिए, दी हुई है 0.6931। सॉरी, ये r अपॉन 100 नहीं, r अपॉन 10 है, इक्वल टू r अपॉन 10, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, r इक्वल टू 6.931। ये आपका आंसर हो जाता है। आप इसको नोट करें। बिल्कुल इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन नंबर आपका 21 है। इन ए बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर। तो उसी तरीके से आप लिखिए, लेट एट एनी इंस्टेंट प्रिंसिपल इज इक्वल टू पी, देयरफॉर डी पी ओवर डी टी इक्वल टू 5% ऑफ पी। Therefore dp over dt इक्वल टू 5p अपॉन 100। तो ये आपका आ जाएगा dp ओवर dt इक्वल टू p अपॉन 20। तो dp ओवर p इज इक्वल टू 1 अपॉन 20 dt। इंटीग्रेट कीजिए तो dp ओवर p इज इक्वल टू 1 अपॉन 20 dt, log p इक्वल टू 1 अपॉन 20 इंटू टी प्लस सी। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब ये कह रहे हैं कि 1000 डिपॉजिटेड विद द बैंक, हाउ मच विल इट आफ्टर 10 ईयर्स। 10 ईयर्स में ये कितना हो जाएगा? तो सबसे पहले व्हेन t इक्वल टू 0 देयरफॉर p इक्वल टू 1000। जब आपने जमा की 1000 रुपये की तो t इक्वल टू 0 टाइम हुआ उस समय। तो log 1000 इज इक्वल टू 1 अपॉन 20 इंटू 0 प्लस सी, देयरफॉर c इक्वल टू log 1000। पुट c इक्वल टू log 1000 इन इक्वेशन फर्स्ट। log p इक्वल टू t अपॉन 20 प्लस log 1000। लेट आफ्टर t इक्वल टू t, यानी t ईयर्स p इक्वल टू p डैश, प्रिंसिपल आपका p डैश हो गया। तो log p डैश इक्वल टू t अपॉन 20 प्लस log 1000। देखिए इसमें दिया था व्हेन t इक्वल टू 10 ईयर्स, सॉरी, तो आफ्टर t इक्वल टू 10 ईयर्स p इक्वल टू p डैश। तो log p डैश इक्वल टू आपका आ जाएगा 10 अपॉन 20 प्लस log 1000।
इसको इधर ट्रांसफ़र कीजिए, ये 1/2 हो जाएगा। लॉग पी डैश अपॉन 1000 इक्वल टू 0.5। जब लॉग हटाते हैं तो पी डैश अपॉन 1000 इक्वल टू हो जाएगा ई रेस्ट 0.5। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 1.648। पी डैश अपॉन 1000 इक्वल टू 1.648, तो पी डैश इक्वल टू 1648 रुपीज़। इस तरीके से आप, सिस्टम एक ही है, सब कुछ है, थोड़ा सा इस टाइप के सवाल अलग हैं कैलकुलेशन टाइप में, तो उनको आप समझ लीजिए। आप इसको नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 22, ये भी थोड़ा सा इसी टाइप से मिलता जुलता है। इन ए कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज़ 1 लाख। द नंबर इज इंक्रीज्ड बाई 10% in 2 hours. In how many hours will the count reach 2 lakh if the rate of growth of bacteria is proportional to number present? तो इसमें आप क्या कीजिए, लेट नंबर ऑफ बैक्टीरिया is equal to n. Therefore, rate of growth proportional to n, ये आपको दिया हुआ है। Therefore, rate of growth आपका क्या होगा, dn/dt proportional to n। बस यही चीज़ समझनी, बाकी सब उसी रास्ते से चलना है हमको। dn/dt इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो लैम्डा n। ये एक डेरिवेशन आपने रेडियो एक्टिविटी में भी पढ़ा होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम में आता है, वहाँ भी ये डेरिवेशन आता है, इसी टाइप का ही आता है। dn/n इक्वल टू लैम्डा dt, इंटीग्रेट कीजिए, dn/n इक्वल टू इंटीग्रेशन लैम्डा dt log n इक्वल टू लैम्डा t प्लस c। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उन्होंने कहा है कि इन ए कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज 1 लाख। तो देखिए व्हेन t इक्वल टू 0 n इक्वल टू 1 लाख, देयरफॉर log 1 लाख इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 0 प्लस c इक्वल टू आपके आ गया log 1 लाख। फिर कह रहा है कि व्हेन t इक्वल टू 2 आवर्स, यानी जब 2 घंटे हो गए तो 10% बढ़ जाते हैं, तो 1 लाख का 10% 10,000 होगा, तो ये हो गए n इक्वल टू 1,10,000 यानी 1,10,000। देयरफॉर log 1 लाख इक्वल टू लैम्डा इंटू टी की वैल्यू आप रखेंगे 2 प्लस सी की वैल्यू आप रखेंगे log 1 लाख। देयरफॉर या आप इधर ले आएंगे तो log m माइनस log n हो जाएगा, इक्वल टू 2 लैम्डा, तो ये आपका जाएगा log 11/10 इक्वल टू 2 लैम्डा। therefore लैम्डा इक्वल टू 1/2 log 11/10। पुट these values in equation first। log n इक्वल टू लैम्डा की जगह थी 1/2 log 11/10 इंटू टी प्लस सी की वैल्यू रख दीजिए log 1 लाख। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इन हाउ मैनी आवर्स विल द काउंट रीच विल बी 2 लाख। इसको क्वेश्चन नंबर, चलिए खुद देख, लेट आफ्टर t इक्वल टू कैपिटल T n इक्वल टू 2 लाख, देयरफॉर log 2 lakhs इक्वल टू 1/2 log 11/10 प्लस log, सॉरी यहाँ पे इंटू टी हो रहेगा, log 1 लाख। आप इसको इधर ले आएंगे तो log m माइनस log n हो जाएगा,
तो log 2 lakhs upon 1 lakhs is equal to 1 upon 2 log 11/10। तो ये आपका आ जाएगा log 2 is equal to 1 upon 2 log 11/10 into t। तो यहाँ से आप वैल्यू निकालें तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 log 2 अपॉन log 11/10। इस तरीके से आपको सॉल्व करना रहता है। तो ये देखिए कि जितने आपके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएंगे उतने इसमें कंडीशंस मिलेंगी। अब देखिए आपके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आपके पास में दो आ रहे थे, लैम्डा और सी, तो दो कंडीशन दी गई थी। एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बनेगा तो एक कंडीशन आपको दी जाएगी। तो ये कुछ क्वेश्चन थोड़े अलग टाइप के थे, शुरुआत वैसी ही थी, लेकिन आपको इनको तैयार कर लेना है और एग्जाम्पल्स लगा लीजिए। देखिए सारे क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं किए जा सकते हैं क्योंकि बहुत टाइम लगेगा, वीडियोस बहुत लंबी होंगी। आपको थीम को समझना है। मैंने मेन थीम के क्वेश्चंस आपको समझाए हैं, जो बेसिक है मैंने उसी पे काम किया। आप जब उसको उस बेसिक को आप करिए, आप ये क्वेश्चन बिल्कुल बाद में लगाइएगा। केवल आप उस थीम को 3-4 बार पढ़ लेंगे। क्वेश्चन को आपको डिवाइड इसके इक्वल में ट्रांसफ़र कर लेना है। ओनली टर्म्स ऑफ एक्स आते हैं तो आपको डी एक्स को उधर ट्रांसफ़र करना, ओनली टर्म्स ऑफ वाई आते हैं तो वाई के टर्म्स डी वाई की तरफ लाने हैं। और अगर एक्स और वाई दोनों के टर्म्स हैं तो ये देखना है कि क्या एक्स के टर्म्स डी एक्स की तरफ हैं और वाई के टर्म्स डी वाई की तरफ हैं। तो ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन जाएगी और उसके बाद में सेपरेट करके इंटीग्रेट करना। इंटीग्रेशन आपने प्रैक्टिस में पहले से ही किया, आप देख ही रहे हैं कि केवल इंटीग्रेशन का काम है। उसके बाद अगर आपको कोई कंडीशन दी है तो एक्स वाई की आप वैल्यू पुट करेंगे और जो भी कंडीशन है उसको फॉलो करेंगे। इस तरीके से ये एक टॉपिक आपका वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म जो था मैंने वो कंप्लीट किया है। इसके बाद का जो टॉपिक आएगा वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा। तो आप उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, तो आपको एक सीक्वेंस मिल जाएगा कि किस तरीके से हम वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म जब फेल होती है तो हम होमोजीनियस पे कैसे पहुंच जाते हैं, ये आपको समझना है। बाकी सब आपको आता है, सब कुछ आपकी जानकारी में, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने अभी बच्चों को बताया था, केवल फॉर्म बताई और उन्होंने पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर ली, केवल इसी थीम को समझते हुए। सॉल्यूशन के लिए आप कहीं भी मदद ले सकते हैं। आप माई CBSE गाइड में चले जाएँ, NCERT सॉल्यूशन में चले जाएँ, कहीं भी चले जाएँ, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, लेकिन थीम नहीं मिलेगी। एक टीचर के समझाने का तरीका नहीं मिलेगा आपको। वो हर टीचर का अपना एक अलग मेथड होता है, किससे आपको समझ में आ जाए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप थीम को समझिए जो मैंने डिस्कस की है। मैंने आज तक जितने बच्चों को देखा उन्होंने कभी भी इसमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की कि सर हमको ये टॉपिक ही समझ में नहीं आ रहा है, हमको क्या करना है। यही प्रॉब्लम होती है, हमको क्या करना है। तो उसके लिए आपको डिवाइड इसके इक्वल में चलना है। 3 चीज़ें मैंने बता दी हैं, दो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो उनको आप ज़रूर देखिएगा, एक सीक्वेंस में देखिएगा। लिंक अगले वीडियो में हम इस वीडियो का दे देंगे, आप उसको देखिए, समझिए, प्रयास कीजिए। और अगर आपको मेरी मेथड ऑफ टीचिंग, वे ऑफ टीचिंग आपको अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को बोलें, बेल आइकन दबाएं। जो कुछ भी आप सब होशियार हैं, समझदार हैं, मेरी बात को समझिए, आप भी आगे बढ़िए, हम भी आपके साथ आगे बढ़ते हैं, हाथ से हाथ मिला के आगे चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।